नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे भर्ती सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ALP की वैकेंसीज के बारे में। सहायक लोको पायलट की भर्ती की पूरी जानकारी के लिए आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। 7 CPC में 7वें वेतन आयोग में ये लेवल 2 में आता है और इसकी जो इनिशियल बेसिक सैलरी है 19,900 19,900 रुपये। इसके बाद आपको जो भी भत्ते हैं वो सब मिलते हैं, HRA, DA, बाकी रेलवे के और भी कई सारे अलाउंसेस होते हैं, जोड़ के फिर सारी सैलरी बनती है। तो मूल वेतन जो 19,900 रुपये। एज लिमिट क्या है? 1 जुलाई 2024 को आप मिनिमम 18 साल के हो चुके हैं और 30 वर्ष से कम के हैं तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में कितने? 5,696। और इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे कौन से RRB में। RRB का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो किस RRB में, किस RRB के अंडर में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं तो उसको भी हम डिटेल में बात करेंगे। अलग अलग RRB हैं और जोन वाइज अलग अलग RRB बनाए गए हैं रेलवे के द्वारा, तो उनके वैकेंसीज को समझते हैं। सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है अहमदाबाद WR जोन, उसमें UR की वैकेंसी है 95, SC 37, ST 17, OBC 65, EWS 24। टोटल वैकेंसी है 238 प्लस 24 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। उसी तरह अगर देखें अजमेर NWR 86 UR की हैं, SC 32, ST 13, OBC 72, EWS 25। टोटल वैकेंसीज हैं 228 228 और एक्स सर्विसमैन के लिए 22। इसके अलावा अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 2 जोन है यहाँ पे। पहले जोन में UR की वैकेंसीज हैं अनरिजर्व कैटेगरी की 163, 13 SC, 10 ST, OBC 27, EWS 28। टोटल वैकेंसीज है 241। इसी तरह अगर NR को भी देखेंगे तो यहाँ पे आप प्रयागराज, वहाँ वैकेंसीज हैं 45। बेंगलुरु में टोटल वैकेंसीज हैं 437 अलग अलग कैटेगरीज को मिला के, प्लस एक्स सर्विसमैन 47। भोपाल में मिलेगी आपको, भुवनेश्वर में वैकेंसीज हैं, बिलासपुर में है। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। बिलासपुर में अगर आप देखें SECR में 1,192 वैकेंसीज हैं और जिसमें UR की है 483 जो मेजर वैकेंसी है और OBC की है 322, 179 SC में और 89 ST में। जो भी आपके नियरेस्ट जोन है वहाँ पे आप, या जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज हैं उस जोन को आप यहाँ पे देख सकते हो। और देखें गोरखपुर में टोटल 43 हैं। चेन्नई RRB है, वहाँ है 148। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ 39 है। नीचे जो वैकेंसी है कोलकाता में आपको मिलेगी 254। इसके अलावा फिर मुंबई में आपको ज़्यादा वैकेंसी दिख रही हैं। उसके बाद से मुंबई जो CR है जोन, वहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी 411 वैकेंसी और यहाँ पे UR हैं 179 और SC हैं 58, ST हैं 37, OBC 95 और EWS हैं 42। इसी तरीके से अगर हम सिकंदराबाद को देखें तो वहाँ भी 559 वैकेंसीज हैं, मेजर वैकेंसीज यहाँ भी हैं, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। सिकंदराबाद जनरल की 228, SC 85, ST 40, OBC 151, यहाँ पे EWS 55। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं 5,696 प्लस 572 फॉर एक्स सर्विसमैन। अब हम क्वालिफिकेशन देखते हैं कि किस किस क्वालिफिकेशन के किस स्ट्रीम के लोग इसमें एलिजिबल हैं, किस किस स्ट्रीम के अभ्यर्थी इस भर्ती को भर सकते हैं। पहली जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है वो है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपने ITI कर रखा हो। कौन कौन सी ट्रेड से? फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेडों में अगर आपने ITI कर रखा है हाई स्कूल के साथ। उसके अलावा आपने मैट्रिकुलेशन के साथ साथ जो भी ऊपर जो मेंशन ट्रेड हैं उसमें आपने
एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, या डिप्लोमा का मतलब है ये पॉलिटेक्निक किया हुआ हो। अगर आपने इन्हीं सारे ट्रेड्स में बीटेक कर रखा है, इंजीनियरिंग करी हुई है, बीटेक बीई किया हुआ है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर उपरोक्त इंजीनियरिंग विषयों में आपने बीटेक किया हो, डिग्री बीई किया हो, तो वो भी स्वीकार्य होगा। तो यहाँ हमने 3 चीज़ें समझी। एक तो ITI किया हो, जो भी ट्रेड यहाँ पे मेंशन है उसमें, या आपने पॉलिटेक्निक कर रखा हो, जो भी यहाँ पे ट्रेड मेंशन है। पॉलिटेक्निक कौन कौन से? ME मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, PC या ऑटोमोबाइल। बीटेक बी किस में किया हो, जो ये ऊपर ट्रेड मेंशन है, ये सारे जो ट्रेड मेंशन है, अगर आपने बीटेक बी किया हो, या अप्रेंटिस होते हैं, रेलवे के अप्रेंटिस होते हैं, तो वो अगर आपने कर रखा हो, मैट्रिक के बाद अप्रेंटिस किया हुआ हो, मैट्रिक प्लस अप्रेंटिस किया हुआ हो, तो भी आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ये जो आईसीमा है वो किस कैटेगरी के लोगों के लिए है? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये एज लिमिट है। बाकी सारी जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनको एज का रिलैक्सेशन मिलता है, उनको भी देख लेते हैं। तो जो SC और ST के कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब ये है SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थी मिनिमम उनकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। कट ऑफ डेट क्या काउंट की जाएगी? 1 जुलाई 2024 को। तो इसके हिसाब से आप अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस एज लिमिट में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद OBC कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब उनकी जो मैक्सिमम एज है 30 + 3, 33 ईयर्स, और इनकी भी कट ऑफ डेट क्या रहेगी? 1 जुलाई 2024। तो OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी 33 साल या उससे कम है तो वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन है उनको अलग अलग कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर एक्स सर्विस मैन अनरिजर्व्ड हैं और EWS में है तो 3 साल है। एक्स सर्विस मैन अगर OBC कैटेगरी में है, नॉन क्रीमी लेयर, तो 6 साल, और एक्स सर्विस मैन अगर SC ST कैटेगरी के हैं 8 साल। ये इन्होंने आगे एक मैसेज लिखा हुआ है, सब में कॉमन है, आयु से सेवा की अवधि घटाने की बात। तो आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद का मतलब है कि एक्स सर्विस मैन 1 जुलाई 2024 को जितनी भी उम्र पूरी कर चुके हैं, उनकी जितनी भी उम्र पूरी हो चुकी है, एज को माइनस करेंगे, ईयर ऑफ सर्विस की एज और ईयर ऑफ सर्विस, इन दोनों को माइनस करना है। और उसके साथ में आपको आयु में सेवा की अवधि घटाने के बाद ये कैसा कैलकुलेशन है? इसमें सबसे पहले एक्स सर्विसमैन की 1 जुलाई 2024 को कितनी एज है? 1 जुलाई 2024 को जो भी इनकी एक्चुअल एज है, एक्चुअल एज में से सेना में उन्होंने कितने साल सर्विस की उसको माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद और फिर उसमें रिलैक्सेशन जोड़ते हैं। तो जो जनरल का रिलैक्सेशन 30 ईयर्स का है मैक्सिमम एज का, तो अगर पहली कैटेगरी के एक्स सर्विस मैन है तो उनको लेस देन इक्वल टू 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो लेस देन 33 वाले जितने भी सर्विस मैन हैं पहली कैटेगरी के, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू कहाँ से आई? उनकी एक्चुअल एज और सेना में जो उनकी एज है उसको माइनस करने पे जो नंबर आना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 33 आना चाहिए। और एज कैलकुलेशन कब करेंगे? वो अपनी जो एक्चुअल एज कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई 2024 को। उसी तरह एक्स सर्विसमैन OBC NCL कैटेगरी के, नॉन क्रीमी लेयर के, तो उनको जो एज का रिलैक्सेशन है लेस देन इक्वल टू 36 ईयर्स का है। ये वैल्यू कहाँ से आएगी? 36 आएगा कहाँ से? तो उनकी जो एक्चुअल एज हो और उन्होंने सेना में जितने साल सर्विस करी है उसको माइनस करने पे नंबर जो है 36 से कम या उसके बराबर आना चाहिए। और एक्चुअल एज कब की कैलकुलेट होनी है? 1 जुलाई 2024 को। ये हो गए दूसरे टाइप के एक्स सर्विसमैन। तीसरे टाइप के जो एक्स सर्विसमैन है SC ST कैटेगरी के सर्विसमैन है, उनको उनका जो अपर लिमिट होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू 38। ये नंबर कहाँ से आएगा? उनकी एक्चुअल एज किस डेट को? 1 जुलाई 2024 माइनस उन्होंने सेना में जितने साल सर्विस करी है, माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा, अगर ये इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है लेस देन और इक्वल टू 38, तो वो इस फॉर्म को फिल
कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा जो रेलवे के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं ग्रुप सी और या ग्रुप डी में, उन्होंने लगातार 3 साल मिनिमम सर्विस करी हुई है या अलग अलग समय में मिनिमम 3 ईयर्स की सर्विस करी हुई और सेवारत हैं, तो उनको भी 3 कैटेगरीज का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वो UR UWS कैटेगरी के हैं तो 40, अगर OBC NCL कैटेगरी के हैं तो 43 एज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST कैटेगरी के हैं तो 45 एज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका भी जो एज कैलकुलेशन है वो एज कैलकुलेशन डेट होगी 1 जुलाई 2024। उसके अलावा जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं और इस फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं, उन्होंने जितनी अवधि तक सर्विस अपनी प्रदान की है और मैक्सिमम 5 साल, तो उससे ज़्यादा का रिलैक्सेशन आपको मिलता नहीं। अगर आपने 1 साल की सर्विस करी है, 2 साल की करी है, तो वो उतने का रिलैक्सेशन मिलेगा, या फिर अगर आपने 5 से ज़्यादा भी करी है तो आपको 5 साल तक का ही मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलेगा। महिला उम्मीदवार जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हैं लेकिन उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, UR और EWS कैटेगरी की जो महिला ऐसी हैं उनको 35 साल तक की ऐसी महिला इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। OBC NCL के लिए 38 एज रहेगी इस कैटेगरी की जो महिला हैं, और SC ST की जो महिला हैं इस कैटेगरी की, उनको 40 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ भी कट ऑफ डेट वही है 1 जुलाई 2024। उसके अलावा अप्रेंटिस के भी प्रशिक्षु हैं तो उनको भी रिलैक्सेशन है कुछ यहाँ पे। यहाँ आप समझ सकते हैं कि 1 जुलाई 2006 के बाद जो पैदा हुए हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, वो सारी कैटेगरी के लिए है वो। और जो UR और EWS तो 2 जुलाई 1994 से पहले के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1994 के पहले की है, वो उस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, UR और EWS वाले। और OBC NCL कैटेगरी में 2 जुलाई 1991 से पहले वाले इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, और SC ST कैटेगरी में 2 जुलाई 1989 से पहले वाले अभ्यर्थी जो हैं, वो अभ्यर्थी जो 2 जुलाई 1989 से पहले पैदा हुए हैं वो इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ये थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए लिखा गया। आवेदन 20 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है और आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि है 19 फरवरी रात को 12 बजे से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। उसके अलावा कोई भी करेक्शन, उसमें सुधार के लिए जो भी विंडो ओपन होगी वो होगी 29 फरवरी तक, आप ये इसमें करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, अलग अलग RRB की वेबसाइट, उन सारे RRBs की वेबसाइट को आप विजिट कर लेंगे, वहाँ से आप अपना अकाउंट बना के अपने फॉर्म को फिल करेंगे। मैं भी आपको एक RRB को विजिट करके दिखा देता हूँ, फिर आप वहाँ पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। और फॉर्म कैसे फिल करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप कि कैसे RRB का फॉर्म फिल करें। सपोज मैं अभी RRB बिलासपुर से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं वेबसाइट विजिट करूँगा rrbilaspur.gov.in। विजिट करते ही ये वाला पेज आपके सामने जो खुला हुआ है वो आ जाएगा। इस पेज पे आपको यहाँ पे राइट साइड मिडिल में ये ऑप्शन दिख रहा होगा 2024 CEN नंबर 1, ये आपकी वैकेंसीज हैं, यहीं से आपको क्लिक करना है। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करते ही मुझे एक नेक्स्ट पेज मिलेगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ ऑप्शन मिल रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट लोको पायलट। तो इस वाले लिंक को क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है अप्लाई का, तो इसी को क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले आप अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ये नोटिफिकेशन वगैरह आप पढ़ लेंगे सारी चीजें, और फिर एग्री करके प्रोसीड कर जाएंगे। अपनी बेसिक डिटेल यहाँ फिल कर देंगे, तो फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको एक डिटेल फिल करके और OTP मिल जाएगी। यहाँ पे आधार भी वेरीफाई हो जाएगा, ईमेल OTP मिल जाएगा, मोबाइल OTP भी आपको यहाँ दिख रहा है। आधार वेरीफाई कर लेंगे, ईमेल की OTP कर लेंगे, फिर अपना एक पासवर्ड बना लेंगे। पूरे वैकेंसी के टाइम पे आपको यही पासवर्ड यूज करना है। उसके बाद कैप्चा फिल करके आप अपने अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद जब अगली बार आप आएंगे इस लिंक पे, आपको फिर लॉगिन करके अपने बाकी डिटेल को फिल करके और फॉर्म को सबमिट करना है।